जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आप लोगों को इस क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि 23 जून को दूसरा शिफ्ट में जो अग्निवीर नेवी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था वो सभी ओरिजिनल प्रश्न इस क्लास में लिए गए हैं। ठीक है ना। 17 प्रश्न आपके जीके के रहने वाले हैं, उसमें कुछ प्रश्न साइंस के भी रहेंगे और 5 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न नेवी एमआर के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है ना, सभी ओरिजिनल प्रश्न है। इससे पहले कल मैं जो क्लास कराया था तो वो पहले शिफ्ट का पेपर था, उसमें मैं टोटल 25 प्रश्न लिया था। तो जितना भी प्रश्न मुझे मिला है, जो मतलब पहले से मैं लिख कर रखा हुआ था, तो वो सारा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों को पूरे 22 प्रश्नों को देखना है। लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 22 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो आप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से इस ई बुक को लेकर रिवीजन अच्छे से कर लो। ई बुक का प्राइस सिर्फ 49 रुपया है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर ई बुक वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर नेवी एमआर का ई बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एक कूपन कोड यूज करना है, वो कूपन कोड है एनडीसी 49। ठीक है ना। नेवी एमआर का ई बुक ले रहे हो और आप एनडीसी 49 कूपन कोड यूज कर रहे हो तो सिर्फ 49 रुपये में ये ई बुक मिल जाएगा। ई बुक को डाउनलोड कर लेना, पूरे पीडीएफ को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के और पेपर देने जाने से पहले 4-5 बार रिवीजन कर लेना बार बार। ठीक है ना, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और अगर आपको नेवी एमआर का मॉक टेस्ट लगाना है तो यहीं से आप ले सकते हो, पेड मॉक टेस्ट में जाकर। और आप लोग सिर्फ 49 रुपये में मॉक टेस्ट ले सकते हो। सिर्फ 10 मॉक टेस्ट डाला गया है, लेकिन पेपर देने जाने से पहले अगर ये 10 मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है ना। बताओ, आपके सामने पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर कि मेरे भाई चट्टान के जमाव से बनने वाली मृदा कौन सी है। मृदा यहाँ पर दिया है ना, तो आपको ये समझ जाना है कि मृदा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। मृदा मतलब मिट्टी से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो बताओ, चट्टान के जमाव से बनने वाली जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो कौन सी होती है। तो मेरे शेर, ये जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो ये आपका काली मृदा हो जाएगा अगर कपास के खेती के लिए बोलेगा तो। ठीक है ना। कपास की अगर खेती के लिए बोलेगा तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये काली मिट्टी हो जाएगी। और मेरे भाई ये जो काली मृदा है कैसे उत्पन्न होता है, तो ज्वालामुखी से। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है ना। बाकी मेरे भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। देखो, मृदा से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ये जो लाल मृदा है ना, तो इससे भी काफ़ी सारा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आपका है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताओ। अब आपको समझना ये है कि सौरमंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सौरमंडल जो सोलर सिस्टम है ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना। जैसे मेरे भाई आपका जो सौरमंडल है, आपका सूर्य यहाँ पर रहता है। ठीक है ना। और सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य के बाद आपका जैसे 8 ग्रह रहते हैं, जैसे बुध रहता है, शुक्र रहता है, पृथ्वी रहता है, मंगल रहता है, बृहस्पति रहता है, शनि रहता है, अरुण रहता है, वरुण रहता है। तो आपको शनि के बारे में भी पढ़ना है और ये जो सौरमंडल में 8 को ग्रह हैं इसको भी पढ़ना है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है ना। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना हमेशा हमेशा के लिए। अगर बोल देगा कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेरे शेर, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को जाना जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है ना। और मेरे भाई अगर नीला ग्रह के नाम से बोल देगा तो नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है मेरे शेर, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, पृथ्वी को जाना जाता है। ठीक है ना। अगर बोल देगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो मेरे भाई सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। ठीक है ना। और सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बोल देगा तो वो भी आपका बुध हो जाएगा। सौर प्रणाली का खोजकर्ता बोल देगा तो कापरनिकस हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना है कि भाई सौर मंडल से प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो सौर मंडल पूरा अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यहाँ से किसी भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है कि हीरे की खान के पास कौन सी नदी बहती है। देखो कैसा प्रश्न पूछ दिया है। काफी सारे दोस्त इस प्रश्न को गलती कर दिए होंगे। यहाँ पर हीरे की खान पूछा है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि भारत में सबसे ज्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं, तो मेरे भाई भारत में सबसे ज्यादा हीरे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक शहर का नाम है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं। अगर विश्व में पूछ देगा ना, अगर ये भारत में पूछेगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा। अगर पूरे विश्व में पूछ देगा तो विश्व में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पूरे विश्व में पूछ देगा तो रूस में पाया जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और मेरे भाई कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है। देखो नदी से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई। नदी से रिलेटेड ही पूछा गया, कुछ भी पूछ सकता है। गंगा नदी के बारे में पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। यमुना नदी के बारे में पूछ सकता है, कृष्णा नदी के बारे में पूछ सकता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है कि शिवरात्रि का त्यौहार किस देवता को समर्पित है। देखो कल जब मैं क्लास कराया था तो उसमें भी देवता से रिलेटेड प्रश्न पूछा था, मतलब धर्म से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। जो मंदिर होता है, मस्जिद होता है, तो उससे रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। शिवरात्रि का त्यौहार किस देवता को मनाया जाता है, तो ये सभी लोगों को पता होगा मेरे भाई, भगवान शिव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। देखो नदी से दो प्रश्न पूछ दिए गए हैं एक ही शिफ्ट में मेरे भाई। पूछा है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। अगर सबसे गहरी नदी बोल देगा तो कौन हो जाएगा, अगर सबसे लंबी नदी बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई। अगर बोल देगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो मेरे भाई सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है ना। अगर गंगा नदी का लंबाई बोल देगा तो गंगा नदी का लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई। गंगा नदी का लंबाई आपका हो जाएगा 2525 किलोमीटर। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलो 2525 किलोमीटर आपका हो जाएगा। क्यों फोन कर ले, एक मिनट सॉरी, कोई फोन किया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो मेरे भाई ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगर सबसे चौड़ी नदी बोलेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। क्या बोल देगा, सबसे चौड़ी नदी अगर बोल देगा तो क्या हो जाएगा, सबसे चौड़ी नदी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे चौड़ी नदी भी आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे उत्तराखंड के हरिद्वार से आती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर बिहार में जाती है, बिहार से झारखंड में जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो वो सारी चीज़ें बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया गया है एप्लीकेशन में। अगर आप सेकेंड स्टेज के पेपर का तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आप लोग क्या करोगे, देखो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। गंगा नदी को किस धर्म में पवित्र माना जाता है, तो मेरे भाई हिंदू धर्म में, ठीक है ना। देखो नदी के बारे में कितना प्रश्न पूछा है, धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो ये सब आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर पूछ दिया है इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जो इसरो है ना उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और मेरे भाई इसका स्थापना कब हुआ, अगर बोल देगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 15 अगस्त, याद रखना आप सभी साथी, 1969 को हुआ था, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और कहाँ पर हुआ था, तो मेरे भाई बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, सॉरी बेंगलुरु हुआ था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ये भी आप लोग याद रखना, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है कि जो आपका बीएसएफ है, सीमा सुरक्षा बल, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका स्थापना भी पूछ सकता है कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ, और ये पूछा भी गया है। तो बताओ आप सभी साथी, बीएसएफ का स्थापना कब हुआ और बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। बताओ बताओ मेरे भाई। चलो
इसका आपका हो जाएगा 1 दिसंबर 1965 को हुआ था इसका स्थापना, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। और मेरे भाई बीएसएफ का फुल फॉर्म पूछा है ना, तो भारत की सीमाओं का जो सुरक्षा होता है तो ये बीएसएफ द्वारा किया जाता है, याद रखना आप लोग। आपका नेक्स्ट है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है। मेरे भाई देखो, अगर अमेरिका का बोलेगा तो ये डॉलर हो जाएगा, याद रखना। मुद्रा से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रश्न है, पूछा गया है, ठीक है ना। और बांग्लादेश का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। अगर बांग्लादेश का बोलेगा तो ये आपका टका हो जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ का राजधानी ढाका होता है। और मेरे भाई मलेशिया का अगर पूछेगा मुद्रा तो ये रिंगगीट हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत का आपका भारतीय रुपया हो जाएगा, नेपाल का भी रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। मेरे भाई एक भारत की कोकिला भी आता है, ठीक है ना। पूछ देता है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई ये भी आप लोग बताओ। और स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। दोनों आपको बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है ना। पूछेगा कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो सरोजनी नायडू को। और लता मंगेशकर को मेरे भाई स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शहर किस राज्य में स्थित है, बताओ। देखो मेरे भाई ऐसा प्रश्न भी पूछ देता है, ठीक है ना, कौन सा शहर किस राज्य में है। तो ये जो जोधपुर है ये आपका राजस्थान में है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आपका है ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है। काफ़ी सारे मतलब देश के भाषा को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राज़ील का जो आधिकारिक भाषा है तो वो आपका पुर्तगाली हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देशों के आधिकारिक भाषा को लेकर आया हूँ, क्योंकि कल वाले शिफ्ट में भी भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो जिस तरह कल आप लोग कमेंट किए थे उसी तरह से कमेंट कर देना, और बिना कहे सुने क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर है भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो मेरे भाई अगर भारत का बोलेगा आधिकारिक भाषा तो हिंदी हो जाएगा। इंग्लैंड का प्रमुख भाषा बोलेगा तो अंग्रेजी हो जाएगा। चीन की आधिकारिक भाषा बोलेगा तो मंदारिन चीनी हो जाएगा। याद रखना, देखना इंपॉर्टेंट है, चीन की आधिकारिक भाषा पूछा जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, मंदारिन चीनी हो जाएगा। फ्रांस की आधिकारिक भाषा क्या है, तो मेरे भाई फ्रेंच हो जाएगा। और रूस की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये आपका रूसी हो जाएगा। स्पेन की आधिकारिक भाषा आपका स्पेनिश हो जाएगा। और जर्मनी की आधिकारिक भाषा आपका जर्मन हो जाएगा। नेपाल की आधिकारिक भाषा आपका नेपाली हो जाएगा। और पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो ये आपका उर्दू हो जाएगा। श्रीलंका की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, तो सिंहला और तमिल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट है कि मटके में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। जब हम लोग मटके में पानी रखते हैं गांव में, जैसे ज़्यादा करके जब गर्मी होता है तो मटके में पानी रखा जाता है, तो वो किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है, तो मेरे भाई वाष्पीकरण हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलते हुए पिंड पर कौन सा बल कार्य करता है। मेरे भाई 3 प्रश्न और बचा हुआ है, इसके बाद से मैथ आएगा, मैथ का 5 प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका अवकेंद्रीय बल हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट आपका है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किसके समान होता है, बताओ आप लोग। जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। जितने लोग ऑप्शन बी बताए हो, राइट बताए हो। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र और वस्तु के केंद्र के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है, तो मेरे भाई ये तो सबको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो जो बिजली का बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका आर्गन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों का 17 प्रश्न जीके का और साइंस का समाप्त हो गया है, सारा ओरिजिनल प्रश्न था। मैथ का 5 प्रश्न है, इसे देख लो, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ बोला है एक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, बताओ मेरे भाई। और देखो आज आर्मी, जो इंडियन आर्मी का क्लास है वो आज अभी नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, सुबह में नहीं चल पाएगा। हो सकता है कि आप लोगों का क्लास शाम के टाइम में चले, ठीक है ना, क्योंकि आज मुझे अभी कहीं जाना है। बताओ इसका आंसर। एक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, मेरे भाई व्यास आपका ये रहा वृत्त, ठीक है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ। और ये व्यास दिया है, व्यास मतलब
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया है। व्यास मतलब होता है 2r होता है, ठीक है ना। 2r का मान कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। तो 1r का मान क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, मतलब 2/3 6 हो जाएगा। r मतलब त्रिज्या होता है, ठीक है ना। तो 1r का मान आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। तो वृत्त का परिधि पूछ रहा है मेरे शेर। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, अगर वृत्त का परिधि का सूत्र पूछ रहा है तो ये होता है 2πr, ठीक है ना। यही ना होता है मेरे भाई, इसके अलावा दूसरा कुछ तो होता नहीं है। अब यहाँ पर 2 है, 2 रहने दो। पाई का मान होता है 22/7, 22/7 करो, और r यहाँ पर निकल कर आ गया है 3, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे भाई आप क्या करोगे, 22 दूना का 44 हो जाएगा, यहाँ पर 44 करो, और गुड़े 3 है तो गुड़े 3 करो, और बट्टे में आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे भाई 4×3 12 के 2 हासिल बचा 1, 4×3 12 1 हासिल बा 13, ठीक है ना। और बट्टे में 7 है तो बट्टे में 7 रहेगा। तो 132/7 सेंटीमीटर जितने लोग बताए हो, राइट बताए हो। इसे काट कर दशमलव में ला सकते हो, लेकिन आपका आंसर जिस तरह दिया है वैसे ही करना है। चलो आपका नेक्स्ट है मैथ का प्रश्न। ये पूछा गया था यहाँ पर कि 2 नाव है, ठीक। 2 नाव एक ही दिशा में चल रही हैं। बोला है पहली की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उनका सापेक्ष चाल पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, सापेक्ष चाल पूछ रहा है। तो बताओ मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब 2 नाव एक ही दिशा में चलती हैं, समान दिशा में चलती हैं, तो मेरे भाई हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो बताओ आप सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तेज चाल माइनस धीमी चाल करते हैं, ठीक है ना। सापेक्ष चाल अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, सापेक्ष चाल अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर v1 माइनस v2 हो जाएगा, ठीक है ना। v1 आपका 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर आपका सापेक्ष चाल निकल कर आ जाएगा, सापेक्ष चाल निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर माइनस यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब मेरे भाई आपका सापेक्ष चाल निकल के आ जाएगा बहुत आसानी से, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 13 आपका बच जाएगा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेवी में पूछा गया था, ठीक है ना, सेम प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, और ये सब मैं कराया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आपका है कि व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बताओ, ये कितना अच्छे से बताया हूँ आप लोगों को। जब दोनों मिलकर बोल रहा है तो एक सूत्र लगा देंगे। जब दोनों मिलकर बोलेगा तो ये एलसीएम विधि द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई दोनों मिलकर बोला है ना, तो इसके लिए एक सूत्र लगा देंगे, आसानी से हमारा हल हो जाएगा। जब दोनों मिलकर बोलेगा तो यक्स वाई और बट्टे में आपका हो जाएगा यक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको लगा देना है, यक्स के जगह 20 रखना है, वाई के जगह आपका 25 रखना है, ठीक है ना। मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा, दोनों के बीच में गुड़े का चिन्ह छिपा है, यहाँ पर 25 हो जाएगा, और बट्टे में यक्स प्लस वाई है, मतलब 20 + 25 है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 25 दूना का 50 हो जाएगा, 1 0 है, 1 0 रहने दो, और 20 और 25 यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे भाई 5 से इसे काटोगे, 5 10 में 50, 100 हो जाएगा। 5 से इसे काटोगे, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे भाई अगर 100 को आप 9 से काट देते हो तो 11.11 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 11.11 दिन जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो, कोई डाउट नहीं है। चलो आपका नेक्स्ट है, इसके बाद एक प्रश्न और बचा है। बोला मूलधन 700 पर 9% की वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। बस बात फंसाने वाला यहाँ पर दे दिया है 73 दिन, बाकी तो सब आसान ही है। ये जो 73 दिन दिया है तो इसी को वर्ष में बदलकर हम प्रश्न को हल कर देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूछा क्या है, पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर क्या होता है, PRT/100। क्या होता है मेरे शेर, PRT/100 होता है, ठीक है ना। SI बराबर PRT/100 होता है। तो SI यहाँ पर है, रहने दो। P मतलब मूलधन कितना हो जाएगा, 700 है मूलधन, तो 700 यहाँ पर हो जाएगा। गुड़े R कितना है, 9% है, तो यहाँ पर 9% हो जाएगा। गुड़े T कितना है, टाइम कितना है, 73 दिन है, तो 73 दिन को आप वर्ष में बदल दो। वर्ष में मतलब 365 यहाँ पर लिख दोगे तो आपका साल में बदला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 365 से भाग देंगे साल में बदला जाएगा। बट्टे में 100 रहता है ना, जैसे SI वाला जो सूत्र रहता है
PRT बटा 100, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, फिर P मतलब मूलधन प्रिंसिपल होता है, फिर R मतलब रेट मतलब दर होता है, फिर T मतलब टाइम होता है, ठीक है ना। अब मेरे भाई आप क्या करोगे, आप 73 से 365 को काट दोगे, 5 बार में कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 5 बार में आपका कट जाएगा, और 2 जीरो से इस 2 जीरो को आप लोग काट सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पर आपका SI कितना निकल के आ गया, 7 नवैया 63 हो जाएगा, और बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5 रहेगा। अब इसे काट दो, 5 का नाम 5 हो जाएगा, एक बचेगा, इसे दे देगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 5 छके 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 12.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट में नहीं पड़ना है। दिन देगा या 1.5 महीना देगा, 2.5 महीना देगा, 3.5 महीना देगा, कुछ भी देगा, आप डायरेक्ट सीधा सीधा कर लेना, ठीक है ना। वर्ष में उसको बदल देना, अगर महीना दे रहा है ना उसको वर्ष में बदल देना। वर्ष में बदलने के लिए जैसे देखो 12 महीना है, ठीक, अगर 12 महीना में हमको पता करना रहेगा कि कितना वर्ष होता है, तो हम 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो मेरे भाई 12 महीना में आपका एक वर्ष हो जाएगा। तो बस सीधा सीधा सा बात है, जब वर्ष में बदलना रहेगा, अगर दिन को वर्ष में बदलना रहेगा तो 365 से भाग देंगे, अगर महीना को वर्ष में बदलना रहेगा तो 12 से भाग देंगे, बस सीधा सीधा सा है। अब देखो मेरे भाई, अनुपात का सिंपल सा प्रश्न दिया है, गलती तो नहीं होना चाहिए, लास्ट प्रश्न है आपका। और क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है ना। लाइक करने के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, कर देना, उससे मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ABCD लिखा है ना, तो A हो गया, फिर अनुपात B हो गया, फिर अनुपात C हो गया, फिर अनुपात D हो गया, ठीक है ना। देखो A और B का मान दिया है 1:2, तो A और B का मान क्या हो जाएगा, 1:2। B और C का 3:4 दिया है, तो यहाँ पर 3:4 हो जाएगा। सबसे सिंपल प्रश्न है मेरे भाई। C और D का मान 4:1 दिया है, तो C और D का मान हो जाएगा 4:1। अब मेरे भाई इसी को हल करना है, इसके सामने कुछ नहीं है 2 रखो, इसके सामने कुछ नहीं है 2 रखो, इसके सामने कुछ नहीं है 3 रखो, इसके सामने कुछ नहीं है, यहाँ पर 4 रखो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रखोगे, 4 रखोगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो यहाँ भी 4 रखोगे। अब बस गुणा कर देना है, 1 का गुणा 3 में करोगे, 3 का नाम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 4 3 12, 12 दूना का 24 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अनुपात 4 चौको 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 दूना का यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब मेरे भाई 4 दूना का 8 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 4 दूना का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। किसी का नज़र जब पड़ता है तो भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब इसे काट कर छोटा कर लो, ठीक है ना। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर 4 छके 24 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 4/32 हो जाएगा, उसके बाद से 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब मेरे भाई कटने वाला नहीं है, ठीक है ना, एक अंक से काटते हैं। तो ये 3 6 8 2, 3 6 8 2 ऑप्शन ए जितने लोग बताए हो राइट बताए हो। बस अभी आप लोगों का पूरा 22 प्रश्न समाप्त हो गया है। कमेंट करके बताना आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। बाकी इंडियन आर्मी का क्लास शाम के टाइम में होगा, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, और ANDC क्लास एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लेकर प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, क्योंकि वो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।